नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में आज दिनांक 3 सितंबर 2021 को मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को लेके आया हूं और वो भी हिंदी में। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन की जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है अ हाइड्रो ऑनस्लॉट द हिमालयाज कैन नॉट टेक, जिसका मतलब है हिमालय एक पन बिजली हमला नहीं झेल सकता। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। कई आगामी और स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मांग करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई गलती समझी जाती है और भुगतनी पड़ती है तो व्यक्ति उससे सीख लेता है और उसे दोहराता नहीं है। दुर्भाग्य से यह नीति निर्माताओं के मामले में सच नहीं है, जो पहले से ही नाजुक और कमजोर गंगा हिमालयी बेसिन में परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की अनुमति देने पर तुले हुए हैं। उत्तराखंड राज्य में पिछले एक दशक में आवर्ती आपदाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है और हर आपदा में इस क्षेत्र में बढ़ता मानव जनित दबाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान करता पाया गया है। सबसे हालिया उदाहरण इस साल फरवरी में ऋषि गंगा घाटी आपदा है, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी क्योंकि नदी बाढ़ में बदल गई थी, जिसमें गाद और मलबे का भारी भार था और जल विद्युत परियोजनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। पृष्ठभूमि ईबी फर्स्ट ने कहा कि आपदा को बढ़ाने में इन बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव था। परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए मंत्रालय ने कुछ डिजाइन परिवर्तनों के साथ इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिलने तक समिति का गठन किया। 17 अगस्त के इस हलफनामे से पता चलता है कि सरकार 26 अन्य परियोजनाओं के निर्माण के प्रति इच्छुक है, जैसा कि विशेषज्ञ निकाय ईबी द्वितीय, जो कि बीपी दास समिति की सिफारिश में है। रवि चोपड़ा की अध्यक्षता वाले पहले विशेषज्ञ निकाय ईबी फर्स्ट के निष्कर्ष, जिसने ऐसी संरचनाओं के अनगिनत पर्यावरणीय जोखिमों को हरी झंडी दिखाई थी, वो ईबी द्वितीय द्वारा आसानी से दरकिनार और अधिलेखित कर दिया गया है, जिसका जनादेश सभी परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। कुछ डिजाइन परिवर्तन संशोधन जलवायु परिवर्तनों के खतरों और पर्यावरण चुनौतियों की सख्त चेतावनी के बावजूद राजनेता निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर अल्पकालिक मौद्रिक लाभ के लिए ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं। खतरनाक उलटफेर MoEFCC द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त हलफनामे में मंत्रालय की अपनी टिप्पणियों और 5 मई 2014 के अपने पहले के हलफनामे में दी गई स्वीकृति को छुपाया गया है, जिसमें स्वीकार किया गया था कि जल विद्युत परियोजनाओं ने 2013 की बाढ़ को बढ़ा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि हालिया हलफनामे में 2 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में हुई बैठक और निर्णय के कार्यवृत्त को भी छुपाया गया है। इस बैठक के कार्यवृत्त में गंगा पर कोई नई जल विद्युत परियोजना नहीं होने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। साथ ही उन परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है जो इसके निर्माण के 50% तक नहीं पहुंचे हैं। यह अपने आप में एक विचित्र सीमांकन है, क्योंकि एक और बांधों के विनाशकारी प्रभाव यानी कि अधिक न करने का निर्णय की स्वीकृति है, जबकि दूसरी ओर उन पर खर्च किए गए पैसे के निराधार तर्क पर भी अभी भी उनका पीछा करने के लिए एक धक्का है। क्या हमें की गई गलती को जारी रखना चाहिए या सुधार करना चाहिए? लंबी अवधि में बांधों की स्थिरता अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि जल विद्युत पूरी तरह से पानी की अधिक उपलब्धता पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन मॉडल हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्तियों के व्यापक प्रभावों के बारे में स्पष्ट है। इस क्षेत्र में पानी का मुख्य स्रोत, जो पर्वत श्रृंखला के भीतर जल निकासी नेटवर्क को बनाए रखता है, पूरे क्षेत्र में तापमान 2050 तक औसतन लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। पीछे हटने वाले ग्लेशियर और बाढ़ और सूखे के वैकल्पिक चरण नदियों के मौसमी प्रवाह को प्रभावित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तलछट हॉटस्पॉट पैरा ग्लेशियर जोन का अस्तित्व है, जो बादल फटने के समय नदी में भारी मात्रा में मलबे और गाद का योगदान करते हैं, जिससे नदी की मात्रा और तबाही नीचे की ओर बढ़ जाती है। इन हिमालयी घाटियों में अचानक आने वाली बाढ़ में अकेले पानी नहीं होता है, वे भारी मात्रा में मलबा भी ले जाते हैं। यह ईबी द्वितीय द्वारा अपनी सिफारिश के साथ 2000 मीटर या MCT के उत्तर में, यहाँ MCT का फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, से आगे किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं करने की सिफारिश के साथ किया गया था। इस क्षेत्र में मौजूदा पूरी तरह से चालू बांध पहले से ही इस तथ्य के संकेत हैं कि इन उच्च पूंजी गहन उपक्रमों ने स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। जोखिम से भरी कलाकृति। एमिली ह्यूबर एक राजनीतिक पारिस्थितिकीविद जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत विकास पर शोध किया है, का कहना है
है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बांध जो भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, हिमस्खलन और भूस्खलन के संपर्क में हैं, जोखिमों से भरी कलाकृतियां हैं। बांध लॉबी द्वारा प्रोत्साहित हरित ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत के रूप में जल विद्युत पर प्रमुख रूप से क्लिष्ट प्रवचन, सामाजिक विस्थापन, पारिस्थितिक प्रभाव, पर्यावरण और तकनीकी जोखिमों जैसे विवादास्पद बाहरीताओं को जानबूझकर अनदेखा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारक क्या हैं? ये प्रवचन हिमालयी इलाकों में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं एक ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिक भेद्यता को बढ़ा देती हैं जो पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति। इन अनिश्चित क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के प्रसार से जुड़ी गहन मानव जनित गतिविधियां अचानक बाढ़, हिमस्खलन और भूस्खलन की तीव्रता को तेज करती हैं। जलवायु परिवर्तन का अतिरिक्त तत्व इन परिदृश्यों को और भी बदतर बना देता है। 20वीं शताब्दी के 15% बड़े भूकंप यानी कि 8 मैग्नीट्यूड से अधिक परिमाण वाले हिमालय में हुए और इसके कई खंडों में भविष्य में तीव्र भूकंप गतिविधि की अवधि देखने की संभावना है। जैसे कि अध्ययनों से पता चलता है, 2015 का नेपाल भूकंप इसका एक उदाहरण है। उस घटना में कई बांध क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे नेपाल की 1/3 जल विद्युत नष्ट हो गई। हाल की घटनाएं जैसे ऋषिगंगा त्रासदी और 2012 की आपदाएं, 2013 की आपदाएं इस बात के उदाहरण हैं कि कैसे जल विद्युत परियोजनाएं जो उच्च वेग प्रवाह के रास्ते में आती हैं, एक आपदा को बढ़ा देती हैं और उन्हें इस तरह के परियोजनाओं के खिलाफ चेतावनी के रूप में माना जाना चाहिए। आपदा संभावित उत्तराखंड नदी घाटियां बांधों का प्रसार उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। 2007 में सिक्किम ने 5000 मेगावाट के विकास के लिए निजी सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ एक अनुबंध में प्रवेश किया था और अरुणाचल प्रदेश ने 2010 में 40,000 मेगावाट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि सुश्री हुबर बताती हैं, ये समझौते सट्टा निवेश और राजनीतिक दलाली पर पनपे। निजी कंपनियां अक्सर सार्वजनिक कंपनियों के साथ भागीदारी, कुरियर और लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, स्टील फैब्रिकेशन में न्यूनतम जवाबदेही या अनुभव होता है। वर्ष 2008 में शुरू किए गए मध्य सिक्किम में 510 मेगावाट की 30वीं जल विद्युत संयंत्र का उदाहरण देती हैं। स्थानीय समुदाय पहाड़ की ढलानों के डूबने, झरनों के सूखने, दरारों के विकास और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के बारे में शिकायत करते रहे हैं। बिजली घरों तक पानी ले जाने वाली भूमिगत सुरंगों के एक व्यापक नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव पहाड़ी ढलानों की विफलता में योगदान देता है। इस साल की शुरुआत में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना में कई लोग बह गए थे, जबकि केदारनाथ घाटी की पाटा ब्यूंग और सिंगोल भटवारी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण 2013 में आई बाढ़ के मलबे में कई लोग दब गए थे। 2012 की ऊखीमठ बाढ़ में कई लोगों की जान और आजीविका चली गई, जहां काली गंगा और मद महेश्वर बांध स्थित हैं। आने वाले भूकंप या अचानक बाढ़ के खतरे अत्यधिक संवेदनशील चमोली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हैं, जहां विष्णुगढ़ पिप्पलकोट स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना के बड़े पैमाने पर इस प्रभाव के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण आपदा इस विशाल संरचना पर हमला करती है, नदी को मुक्त बहना चाहिए। ये वे परियोजनाएं हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिनमें कोई विज्ञान उनका समर्थन नहीं करता है, लेकिन कई वैज्ञानिक सत्यों को रद्द करने की मांग करते हैं। इन बांधों के निर्माण में एक बेतुकी राशि बर्बाद की जा रही है, जो हमेशा अपनी क्षमता से बहुत कम काम करेंगे, जिससे पानी और जंगलों का नुकसान होगा और क्षेत्र नाजुक हो जाएगा। जब तक इनका निर्माण होगा, तब तक उत्पन्न बिजली की लागत भी बहुत अधिक होगी और इसका कोई खरीदार नहीं होगा। इन क्षेत्रों के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि सरकार जल विद्युत परियोजनाओं के आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण अति उत्साही निर्माण से परहेज करे और गंगा के सभी प्रमुख धाराओं की ऊपरी पहुंच को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करे। इसी नदी को निर्बाध और मुक्त बहने देना चाहिए। ये बातचीत थी मल्लिका भनोट, जो कि गंगा आह्वान की सदस्य हैं और गंगा और हिमालय के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले एक नागरिक हैं। साथ ही साथ सीपी राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा सीपी राजेंद्रन जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में सहायक प्रोफेसर है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है देयर हैज टू बी स्पेस फॉर भारती एंड बामा टू, जिसका हिंदी में मतलब है भारती के लिए भी चाहिए और बामा के लिए भी। तो अब इसे पढ़ना चालू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम समीक्षा मामला अग्रणी शैक्षिक स्वतंत्रता और विचार के लिए एक झटका है। दलित लेखकों बामा फास्टीना, सुसाई राज, सुकीर थरानी और महाश्वेता देवी के ग्रंथों को अंग्रेजी साहित्य के स्नातक पाठ्यक्रमों से हटाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फैसले से अकादमिक समुदाय को इसके कारणों और इसे करने के तरीके के बारे
में चिंता करनी चाहिए। सलाहकार पाठ्यक्रम प्रारूपण, ये लेखन स्नातक कार्यक्रम के विभिन्न पत्रों का हिस्सा थे। स्नातक कार्यक्रम के शिक्षकों के साथ परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया था और सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। किसी भी संकाय सदस्य की ओर से कोई भी असहमति नोट नहीं था। स्थापित मानदंड के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा समर्थित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी विषयों के शिक्षक शामिल होते हैं और शैक्षणिक मामलों के लिए विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय होता है। आमतौर पर परिषद संबंधित विभाग के शैक्षणिक निर्णय का सम्मान करती है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने अकादमिक परिषद द्वारा चर्चा के लिए इसे रखने के पहले विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को देखने के लिए एक निरीक्षण समिति की एक और परत बनाई है। इसमें अधिकारियों के नामांकित व्यक्ति होते हैं। यही वह समिति है जिसने अंग्रेजी विभाग के सामूहिक अकादमिक ज्ञान को नजरअंदाज किया और खारिज कर दिया और मनमाने ढंग से इन ग्रंथों को हटा दिया, और अकादमिक परिषद के सदस्यों ने अंग्रेजी विभाग के अपने सहयोगियों के विरोध की अनदेखी करते हुए निरीक्षण समिति के निर्णय का समर्थन किया। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन लेखकों को इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों के बीच लंबी बहस और चर्चा के बाद चुना गया होगा। कुछ विभाग ऐसे हैं जो इस कार्य को गंभीरता से लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस प्रक्रिया की कठोरता की परवाह नहीं करते हैं। कम से कम कठोरता की कमी के लिए अंग्रेजी विभाग को दोष नहीं दिया जा सकता है। अंग्रेजी विभाग के उनके सहयोगियों द्वारा बौद्धिक श्रम के प्रति अकादमिक परिषद यह असंवेदनशीलता शीर्ष निकाय में कॉलेजियम की कमी का संकेत है। यह परेशान करने वाला है कि इस निकाय के अधिकांश सदस्य, जिनमें से अधिकांश कुलपति और पदेन सदस्य हैं, प्राधिकरण की इच्छाओं का पालन करना चुनते हैं और यह उनकी भूमिका नहीं है। वे अकादमिक तर्कों में न उलझकर और केवल अधिकारियों की लाइन पर चलकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते। FYUP रोलबैक केस, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी अकादमिक परिषद ने भी बिना किसी चर्चा के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUP शुरू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस तरह के मामले में अकादमिक परिषद का आकस्मिक दृष्टिकोण बताता है कि उसने 3 ग्रंथों के छोटे मुद्दे की परवाह क्यों नहीं की। जब 2012 में एकेडमिक काउंसिल ने FYUP को मंजूरी दी और फिर 2014 में सरकार के कहने पर इसे वापस ले लिया था, तब भी हमने वही विरोध देखा था। अकादमिक परिषद ने केवल 2 साल पहले के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम को वापस लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। मुझे याद है कि मैंने अपने विभाग के तत्कालीन प्रमुख से पूछा था कि उन्होंने FYUP के लिए वोट क्यों दिया था, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कहा कि यह ऊपर के लोगों को सोचने के लिए, ना कि उनकी स्वयं चिंता का विषय है। हमें शिक्षकों के रूप में इस आंतरिक नैतिक कमजोरी के बारे में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि केवल हम ही जिम्मेदार हैं। हम उन निकायों को बनाते हैं, चाहे वह विभागीय संस्थाएं या संकाय या अकादमिक परिषद, हम ही हैं जो इन महत्वपूर्ण समितियों के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाकर छात्रों और विश्वविद्यालयों को विफल करते हैं। हम दाईं ओर होने के आराम के लिए अपने विचार की स्वतंत्रता को त्याग देते। संरक्षक दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम की सेंसरिंग की आलोचना को खारिज करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा, विश्वविद्यालय इस विचार की सदस्यता लेता है कि अध्ययन के भाषा पाठ्यक्रम में पाठ का बनने वाली साहित्यिक सामग्री ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो व्यक्ति की भावनाओं को आहत ना करे और समावेशी हो। प्रकृति में हमारे समाज की एक सच्ची तस्वीर को चित्रित करने के लिए अतीत और वर्तमान दोनों को, इस तरह का समावेशी दृष्टिकोण उन युवा दिमागों के लिए महत्वपूर्ण है जो पाठ्यक्रम से निकलने वाले शिक्षा अधिगम को अक्षरशः आत्मसात करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम सामग्री समावेशा, विविधता और सद्भाव के विचार को दर्शाती है। एक तरफ युवा दिमागों के प्रति संरक्षणवादी दृष्टिकोण को दोहराने की जरूरत है। इस साहित्य विभाग की भूमिका यह समझने के लिए भावनाएं कैसे बन भावना के सार्वभौमिक की दावे जांच करने के लिए यह सवाल कि क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, और प्रतिनिधित्व और आवाज का प्रश्न क्यों महत्व। सुब्रमण्यम भारती की सहानुभूतिपूर्ण और राष्ट्रवादी आवाज के लिए जगह होना काफी नहीं है। बामा और तीर्थरानी की मुखर आवाजों के लिए जगह होना भी उतना ही है। समिति का अध्यक्ष चीजों को जाति के आधार पर न देखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह जातियों की वास्तविकता को मिटाने के लिए स्वतंत्र नहीं। द्रौपदी को हटाने और महाश्वेता देवी द्वारा किसी भी पाठ को अस्वीकार करने से समिति के राजनीतिक पूर्वाग्रह का पता चलता है। कहानी एक आदिवासी महिला के प्रतिरोध को दर्शाती है जो सुरक्षा बलों द्वारा तबाह होने के बावजूद शरीर की नग्नता के साथ राष्ट्र का सम्मान करती है। जाहिर है इसे देश का दावा शर्मसार हो गया, निराशाजनक। दिल्ली विश्वविद्यालय का अंग्रेजी विभाग भाषाओं से लेखन को खोलकर अपने
पाठ्यक्रम में विविधता लाने और भारतीयकरण करने वाले पहले लोगों में से एक था। एक प्रक्रिया में इसने कई ऐसे भारत को जो खामोश जो इस भारत पर दावा कर रहे थे और अपने छात्रों को के सामने उजागर। यह दुखद है कि अब प्रक्रिया को उलट दिया जा रहा है और वह भी उनके द्वारा जिनके पास ऐसा करने का कोई अकादमिक अधिकार नहीं। इसे भी बहुत अधिक निराशाजनक तथ्य है कि जब नरसंहार होता है तो विश्वविद्यालय का बड़ा अकादमिक समुदाय इसे चुपचाप देखता है। ये बातचीत थी अपूर्वानंद के साथ, जो एक शिक्षक और लेखक न्यूज का बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर, जिसका टाइटल है नोबल इंटेंशंस। इसे हिंदी में मतलब है नेक इरादे। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तालिबान मानवाधिकारों को बनाए रखे और आतंकी रणनीति को छोड़ दे। जैसा कि भारत ने इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी महीने भर की अध्यक्षता को समाप्त कर दिया, सरकार ने एक सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एक तरह की जीत का दावा किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2593 को अपनाया गया। आतंकवाद की निंदा की गई और तालिबान से अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रायोजित प्रमुख भारतीय चिंताओं को संबोधित करता है, तालिबान को अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक अफगानों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए बुलाता है और अफगान धरती को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है। प्रस्ताव का पारित होना समय पर था। व्यावहारिक रूप से काबुल से अंतिम अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने और तालिबान की पूर्ण जीत की घोषणा के साथ मेल खाता था, जिसके बाद भारत की अध्यक्षता में हुई 3 चर्चाओं का भी अनुसरण किया गया, जिन्होंने अफगानिस्तान में नए शासन से अपेक्षाओं को निर्धारित किया है। अधिकारों को बनाए रखने का महत्व, सरकार के लिए एक समावेशी बातचीत से राजनीतिक समाधान पर जोर देना और काबुल हवाई अड्डे पर हाल के हमले सहित सभी आतंकवादी कृत्यों की निंदा करना, भविष्य के किसी भी हमले को रोकना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित संस्थाओं की उपस्थिति का मुकाबला करना। हालांकि प्रस्ताव में कोई भी परिणामी भाषा नहीं थी जो यूएनएससी के घोषित इरादों को कोई वास्तविक दांत देगी और अफगानिस्तान में तालिबान शासन को डिफॉल्ट बल के रूप में स्वीकार करती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 जनादेश का उपयोग करके अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए तालिबान के खिलाफ और अधिक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करना बहुत जल्दी है, जो यूएनएससी को शांति बनाए रखने का अधिकार देता है। यह निराशाजनक है कि भारत की अध्यक्षता वाले प्रस्ताव में ऐसी भाषा नहीं है। नई व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह ठहराएगा। पानी में डूबी भाषा शायद रूस और चीन के कड़े विरोध के कारण थी, जिन्होंने बाद में परहेज करने का फैसला किया। P5 राष्ट्रों में यह विभाजन केवल उल्टा साबित होगा यदि यूएनएससी स्थिति को जब्त करना चाहता है, जैसा कि संकल्प की पुष्टि करता है। यह आशा की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अफगानिस्तान के भविष्य में अपने शक्तिशाली उत्तोलन को स्वीकार करती है और सरकार के गठन की प्रगति निगरानी के लिए अपने जनादेश में सभी तंत्रों को लागू करती है। एक प्रमुख उपकरण भारत की अध्यक्षता वाली 1988 तालिबान प्रबंध समिति है, जिसकी जल्द ही बैठक होने वाली है, जिसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है तालिबान और उनके सहयोगियों के किसी भी नामित नेता को धन, हथियार या यात्रा की अनुमति का सहारा नहीं दिया जाता है, जब तक कि वे प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हैं। अफगानिस्तान के जनादेश में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को 17 सितंबर को नवीनीकरण एक और लीवर है। इसी के साथ ये होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगले न्यूज का टाइटल है ब्रेक थ्रू चैलेंज। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। ब्रेक थ्रू चैलेंज का मतलब है निर्णायक चुनौती। तो वैक्सीन निर्माताओं को डेल्टा वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 66 करोड़ से अधिक टीकों के साथ भारत में अब कम से कम अपनी आधी वयस्क आबादी को वैक्सीन की एक खुराक और 16% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई है। नए संक्रमणों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। केरल, जो संक्रमण के बड़े पैमाने पर योगदान देता है, वहां भी आबादी के उच्च अनुपात हैं जिन्हें दोहरा टीकाकरण किया जाता है, अर्थात संक्रमण के बड़े पैमाने पर केरल का बहुत अधिक योगदान है, लेकिन वहां पे अधिकतर आबादी को टीकों की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। यह स्पष्ट विरोधाभास सफलता संक्रमण में वृद्धि के बारे में चिंताओं को रेखांकित करता है या उन लोगों में संक्रमण की पुष्टि करता है जिन्होंने कम से कम 2 सप्ताह पहले दूसरी खुराक ली थी। CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए
एक अध्ययन में पाया गया कि पूरी तरह से टीकाकृत देखभाल करने वाले 600 कर्मचारियों में से लगभग एक चौथाई फिर से संक्रमित हो गए हैं। CMC वेल्लोर और PGIMER चंडीगढ़ के पहले के अध्ययनों ने भी पूरी तरह से टीकाकरण वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के 1 से 10% के बीच संक्रमित होने की सूचना दी है। तथापि उनमें से 5% से कम को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, जो गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में टीकों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुझान स्पष्ट है। उच्च टीकाकरण कवरेज के बावजूद इजराइल और अमेरिका नए मामलों की रिपोर्ट करना जारी रखते हैं। हालांकि यह भी असंक्रमित में संक्रमण दर बहुत अधिक है। प्रमुख संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही भारत में डेल्टा वेरिएंट और संबंधित उपवंश हैं, जिन्हें माना जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण का बड़ा हिस्सा है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG, जो कोरोना वायरस उद्भिदों में उत्परिवर्तन को ट्रैक करता है, ने कहा है कि अब तक रिपोर्ट किए गए सफलता संक्रमण अपेक्षित संख्या के भीतर हैं, यानी बड़े पैमाने पर टीके। हालांकि यह विकास का एक तथ्य है कि एंटीबॉडी से बचने में सक्षम होने के लिए वायरस उत्परिवर्तित होंगे और इसलिए टीकों को अपग्रेड करते रहना होगा। ऐसा लगता है कि यह क्षण बहुत जल्द आ गया है। भारत जैसा देश पूर्व महामारी युग में एक प्रमुख वैक्सीन उत्पादक होने के बावजूद अब केवल 1 करोड़ टीके एक दिन में देने के लिए उत्पादन लाइन प्राप्त करने में कामयाब रहा, जबकि अन्य टीके पाइपलाइन में हैं। उन सभी को वुहान वायरस प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है और हालांकि कंपनियों का दावा है कि mRNA और DNA आधारित वैक्सीन प्लेटफॉर्म की ताकत नए वेरिएंट को समायोजित करने के लिए उन्हें जल्द ठीक करने की क्षमता में है। दुनिया में कहीं भी वैक्सीन निर्माताओं की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जो टीकों के लिए एक समय रेखा निर्दिष्ट करती है जो डेल्टा वेरिएंट के लिए उनकी जाती है। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है इज मोनेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स अ गुड आइडिया, जिसका हिंदी में मतलब है क्या सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण एक अच्छा विचार है। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। चुनौती, निजी खिलाड़ियों के साथ अनुबंधों की जटिलता को संरक्षित करें। पिछले हफ्ते केंद्र ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जारी किया, जो विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज है, जिसे अगले 4 वर्षों में निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि कम इस्तेमाल की गई सार्वजनिक संपत्ति का मुद्रीकरण सरकार को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए लाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। विपक्ष ने सरकार पर क्रोनी कैपिटलिस्ट को मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का आरोप लगाया है। प्रशांत पेरुमल जे द्वारा संचालित एक बातचीत में मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अजय शाह ने इस कदम पर चर्चा की। संपादित अंश, नई संपत्ति बनाने के लिए परिचालन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के सरकार के विचार से आप क्या समझ। प्रश्न का उत्तर, अजय शाह जी कहते हैं, यह बड़ा रणनीतिक सवाल है। एक तरफ हमारे पास सरकार हमेशा के लिए सार्वजनिक संपत्ति का विकास और स्वामित्व रखती है और इसके कुछ निश्चित परिणाम है। दूसरी ओर हमारे पास सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, जहां निजी क्षेत्र संपत्ति का विकास और संचालन करेगा। हमने पाया है कि PPP मॉडल कई कठिनाइयों का सामना करता है। सरकार के पास अनुबंध करने और अनुबंध वार्ता और कठिनाइयों से निपटने की क्षमता नहीं है। निजी लोगों के लिए विकास प्रक्रिया के कई टुकड़े हल करना मुश्किल हैं। तो क्या कोई रास्ता है? वैचारिक रूप से ऐसा लगता है कि एक रास्ता है, जो यह है कि सरकार को बुनियादी ढांचे का प्रारंभिक विकास करना चाहिए, जो कि उच्च जोखिम वाला चरण है। एक परिचालन संपत्ति का निर्माण करना चाहिए और फिर संपत्ति को निजी लोगों को बेच देना चाहिए। ये संपत्ति सार्वजनिक बैलेंस शीट और निजी बैलेंस शीट में चली जाती है। सरकार द्वारा एकत्र किया गया धन नई संपत्ति के विकास में वापस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत में राज क्षमता की बाधाओं को देखते हुए इस विचार प्रक्रिया में योग्यता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया देखिए क्या कहते हैं। निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे में लाने के बारे में बहुत से लोगों को आपत्ति में कोई विवाद नहीं है कि हमें और अधिक बुनियादी ढांचे की जरूरत, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास ये बनाने के लिए संसाधन। दो संभावित प्रक्रियाएं, एक नए बुनियादी ढांचे के लिए कोई निजी क्षेत्र में लाने के बारे में सोच सकता है, जो उसे करना है। इसके लिए एक संविदात्मक ढांचा स्थापित कर सकता है और फिर इसे
अपने स्वयं के संसाधन लाने। दूसरा यह है कि स्वीकार करना है कि निर्माण चरण में अधिक जोखिम है और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति बनाने और फिर इसे खिलाड़ियों को बेचने देना बेहतर है। या यदि एक मुश्त बिक्री नहीं है तो निजी क्षेत्र को इसका प्रबंधन करना। हमारे पास भविष्य में निर्माण करने के लिए बड़ी मात्रा में बुनियादी ढांचा है और मौजूदा बुनियादी ढांचे में हमारे पास बहुत बड़ा मूल्य, इसलिए दिक्कतें आएंगी। पहला यह है कि क्या आप संपत्ति से पर्याप्त मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। यह बोली प्रक्रिया की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और क्या पर्याप्त निजी खिलाड़ी बोली लगाने के लिए आकर्षित होते हैं। दूसरा है क्रोनिज्म। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है परिसंपत्ति मुद्रीकरण से क्रोनिज्म नहीं होता है। बोली की शर्तों को ऐसा बनाना है कि बोली लगाने के योग्य लोग एक छोटा पूर्व निर्धारित सेट ना हो। हालांकि परियोजना की तीव्रता के कारण हर कोई बोली लगाने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं पर्याप्त भागीदारी। अगला प्रश्न, सरकार एक मुश्त निजीकरण के बजाय संपत्ति मुद्रीकरण को क्यों चुनी। मुझे नहीं पता कि यह निर्णय लेने में किन बातों का ध्यान रखा गया। मुझे लगता है कि हमें मुद्रीकरण और निजीकरण करना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सबसे अच्छा है। एक कारण यह है कि सरकार एक मुश्त निजीकरण नहीं करना चाहती यदि इसमें भूमि जैसे दुर्लभ संसाधन का हस्तांतरण शामिल। भूमि इतनी मूल्यवान है कि आप इसे केवल सौंपना नहीं चाहिए। 30 साल के पट्टे को सही ठहराना आसान है क्योंकि उस पट्टे के अंत में जमीन सरकार के पास रहती है। एक अन्य संदर्भ में यदि भूमि का कोई बड़ा मूल्य नहीं है तो आप उसे आसानी सौंप सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पसंद की मूल्य है। ये उत्तर था मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी का। और चलिए अब अजय शाह जी का उत्तर सुनते हैं। मैं एक मुश्त निजीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बीच व्यापार बंद पर अधिक विचार करना चाहता हूँ। पहला यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र हो। हम समाज पर राज्य का वर्चस्व कितना चाहते हैं। मेरा विचार है कि समाज का कम राज्य का प्रभुत्व महत्वपूर्ण है। दूसरा पहलू व्यवहारिक है। जब एक निजी व्यक्ति एक बुनियादी ढांचा संपत्ति बनाता है तो यह बेहतर होता है क्योंकि एक व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति बनाने में स्वार्थ होता है। अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी ने किराए की कोई कार नहीं धोई है। देखिए, बहुत बड़ी बात लिखी है कि दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी ने किराए की कार नहीं धोई। अगर मैं एक जटिल परिसंपत्ति मुद्रीकरण अनुबंध के माध्यम से एक राजमार्ग में एक निजी निवेशक हूँ तो मैं वास्तव में राजमार्ग का मालिक नहीं हूँ और मैं संपत्ति का कम ध्यान रखूंगा। एक सरकारी संगठन के साथ एक जटिल अनुबंध में प्रवेश करने में बहुत जोखिम होता है क्योंकि भारतीय राज्य अनुबंध करने के लिए एक महान पार्टी नहीं, इसलिए एक स्वच्छ संपत्ति बिक्री सरकारी हस्तक्षेप की जटिलता को समाप्त कर दे। अगला प्रश्न है, क्या यह सुनिश्चित करने के तरीके हैं सीमित समय के स्थिति के साथ निवेशकों द्वारा कोई संपत्ति अलग नहीं की जा रही। पर मोंटेक अहलूवालिया, जब आपके पास साल का अनुबंध होता है, उदाहरण के लिए संपत्ति में पैसा लगाने के लिए आपका प्रोत्साहन जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह 21वें 32वें और 33वें वर्ष उत्पादक बना रहे तब की तुलना में कम हो जाता है जब आप स्वयं इस्तेमाल। यह एक अनसुलझी समस्या है, इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। एक विकल्प यह होगा कि आप समाप्त होने से पहले ही लीज नवीनीकरण की अनुमति दें, लेकिन फिर आपको वहां एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की है। यदि आप ताज होटल्स को लें उदाहरण के लिए, जो दिल्ली में एक निश्चित पट्टे पर मूल्यवान संपत्ति का मालिक है, तो उन्होंने लीज के नवीनीकरण की उम्मीद में होटल को पट्टे के अंत में चलने नहीं तो समस्या का समाधान किया जा सकता है। अजय शाह जी क्या कहते हैं, सवाल यह है आप अनुबंध में कितनी जटिलता बनाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि मुझे ताल के लिए एक राजमार्ग अनुबंध मिला है। अनुबंध में सरकार विभिन्न शर्तों को निर्धारित करते हुए कुछ खंड एम्बेड कर सकती है, लेकिन आप जल्द ही पीपीपी दुनिया की जटिलता के करीब जाना शुरू कर रहे हैं। आप अनुबंध को जितना जटिल बनाते हैं, भारतीय राज्य के लिए अनुबंध को बनाए रखने के लिए आवश्यक राज्य क्षमता हासिल करना उतना ही कठिन होता है। भारतीय राज्य अक्सर दादागिरी में संलग्न रहता है, इसलिए निजी लोग भारतीय राज्य के साथ जटिल अनुबंध करने में सहज नहीं होते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक मुश्त बिक्री आसान है। एक मुश्त बिक्री के साथ हमारे पास अभी भी एक सरकारी नियामक होगा और हमें नियामक क्षमता की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कुछ बड़ी कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों के जोखिम और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में क्या है, इस पर ये प्रश्न है। इसका उत्तर
मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी कहते हैं, निजी कंपनियों की सीमित संख्या के कारण संपत्ति के लिए बोली लगाना पूरी तरह से उचित नहीं होता है। यदि आप विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए बोली लगाते हैं तो आप छोटे खिलाड़ियों तक सीमित। जहां तक उपभोक्ता के एक विशेष खिलाड़ी के बंधक बनने का संबंध है, इनमें से कई परियोजनाएं अपने स्वभाव के एकाधिकार है। आपके पास इस मायने में प्रतिस्पर्धा नहीं है। यदि आप दिल्ली से आगरा तक एक निजी खिलाड़ी को सड़क सौंप रहे हैं तो के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली समानांतर सड़क आप शायद रेल से जा सकते हैं या आप हवाई मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली और आगरा के बीच केवल एक प्रमुख राजमार्ग है और आप निश्चित रूप से यह नहीं चाहेंगे कि व्यक्ति ने इसे प्राप्त किया है वह एकाधिकारवादी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे। तो तुम क्या करते? आज ऑपरेटिंग अनुबंध में निर्धारित करते हैं कि आपने सेवा की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह सब सरकार की खराब अनुबंध क्षमता के अधीन है, लेकिन सिद्धांत रूप में अपेक्षाकृत अधिक जटिल अनुबंध होना संभव है और उस अनुबंध शर्तों के भीतर पर्याप्त रूप से विश्वसनीय स्वतंत्र नियामकों के साथ न्याय करने का एक तरीका है। यह आसान नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त नियामक सरकार के अनुकूल निर्णय देंगे, इसलिए नियामक प्राधिकरण अनुबंध में प्रवेश करने वाले मंत्रालय के संस्थागत नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सभी क्षेत्र हैं जिन पर हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह पूछनी है कि विकल्प क्या है। हम अपने आप को उस तक सीमित रख सकते हैं जो सरकार अपने संसाधनों के साथ करती है और बुनियादी ढांचे के विकास के निचले प्रक्षेपवक्र को स्वीकार करती है, या हम ये जोखिम उठा सकते हैं और एक उच्च प्रक्षेपवक्र के लिए जा सकते हैं। हमें बाद वाला करना चाहिए। अपेक्षाकृत अधिक जटिल अनुबंध होना संभव है और पर्याप्त रूप से विश्वसनीय स्वतंत्र नियामकों के सेट के साथ उस अनुबंध की शर्तों के भीतर निर्णय लेने का एक तरीका है। यह आसान नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त नियामक सरकार के अनुकूल निर्णय देंगे, इसलिए नियामक प्राधिकरण अनुबंध में प्रवेश करने वाले मंत्रालय के संस्थागत चरण में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सभी क्षेत्र हैं जिन पर हमें प्रयोग करने की जरूरत है। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह पूछनी है कि विकल्प क्या है। अजय शाह जी कहते हैं, मोंटेक ने कई राहत प्रयोग करने के बारे में जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, बजाय इसके कि हम सही उत्तर जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको राजमार्ग जैसी साधारण समस्या है तो निजी क्षेत्र को एक मुश्त बिक्री करना अधिक समझ में आता है, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जो कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसलिए मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में हमारे लिए एक ज्ञान मीमांसा संशयवाद और प्रयोग और सीखने के दृष्टिकोण के साथ जाना स्वस्थ है। क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वैश्विक खिलाड़ियों के लिए बोली खोलना अत्यंत मूल्यवान होगा और कम से कम नहीं, क्योंकि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में धन वैश्विक कारपोरेट वित्त संरचनाओं के माध्यम से सर्वोत्तम वित्त पोषित होता है। विदेशी संगठन सबसे कुशल व्यवस्था प्राप्त करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वित्तीय संगठनों को भारतीय वित्त की कमजोरियों से निपटने की आवश्यकता है। मैं परिचालन संपत्तियों के मालिक के रूप में बिक्री हुई शेयर होल्डिंग कंपनियों के प्रति आकर्षित हूँ। अधिक प्रतिस्पर्धा के पक्ष नीति के बहुत से तत्वों का मॉडल तैयार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उन मुद्दों को कैसे दूर कर सकते हैं जिन्होंने विनिवेश और मुद्रीकरण के प्रयासों को बाधित किया है। इसमें अहलूवालिया जी कहते हैं, निजीकरण के हमारे प्रयासों का इतिहास ऐसे मामलों से भरा पड़ा है जहां व्यवस्था वास्तव में निजीकरण नहीं करना चाहती, इसलिए यह शर्तों को सामने रखता है जो सरकार को बहुत समझदार लगता है। उदाहरण के लिए कोई भी सरकार यह कहना चाहेगी जब वह किसी का निजीकरण कर रही है तो नया मालिक अतिरिक्त कर्मचारियों से छुटकारा नहीं पा सकेगा, लेकिन अगर आप निजी मालिक हैं तो प्रबंधन में बदलाव करना और अतिरिक्त श्रम को कम करना दक्षता में महत्वपूर्ण चीजों में एक है। यदि आप एक निजीकरण प्रस्ताव के साथ आते हैं जो कहता है कि आप कर्मचारियों से नहीं पा सकते हैं तो आप खराब बोलियों के साथ समाप्त है। 1980 दशक के मध्य में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब इस बात पर सहमति बनी थी कि हम स्कूटर्स इंडिया का निजीकरण कर सकते हैं। उस समय बजाज ऑटो उन शर्तों को लेने के लिए तैयार था जो काफी उचित थी, लेकिन मंत्रालय ने जिन शर्तों के साथ बजाज ऑटो को नहीं धन्यवाद कहने की गारंटी। मुझे नहीं पता कि संपत्ति मुद्रीकरण में कौन सी शर्तें लाई जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की चीजें उन्हें नीति दस्तावेज पहले से संबोधित किया। अजय शाह जी देखिए क्या कहते हैं, मुंबई में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का उदाहरण लें जिसमें 120 एकड़ जमीन है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या आप वाकई मुंबई में इतनी बड़ी जमीन पर सरकारी संपत्ति चाहते हैं? उस भूमि का सबसे अच्छा कल्पनीय उपयोग शायद इसे बेच देना, धन जुटाना और सार्वजनिक ऋण चुकाना है। तो क्या यह एक क्लासिक निजीकरण प्रश्न है? यदि आप इसे एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण लेंस के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं तो आप सोचना शुरू कर देंगे। मैं यह संपत्ति एक निजी विक्रेता को देना चाहता हूं जो अगले 30 वर्षों तक सरकार के एजेंट के रूप में इसमें गेहूं जमा करना जारी रखेगा
होगा, यह वास्तव में ज्यादा समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पहले सिद्धांतों से सवाल पूछना चाहिए कि इनमें से कितनी संपत्ति हम वास्तव में सरकारी नियंत्रण में चाहते। तो ये बातचीत के अंश थे अजय शाह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी के साथ ये न्यूज खत्म होते पड़ते हैं। अगली न्यूज जिसका टाइटल है हिचलेमाज हरक्यूलियन टास्क, इसका हिंदी है हिचलेमा का विधर्मी कार्य। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। नए राष्ट्रपति को जाम्बिया के सार्वजनिक वित्त को क्रम में रखना होगा और नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करना होगा। बातचीत के अंश हैं गैरीमाला सुब्रमण्यम जी के साथ के। उच्च पद के लिए अपनी छठी बोली में 12 अगस्त को नए जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकेंडे हिचलेमा की शानदार जीत एक अलोकप्रिय शासन के खिलाफ एक जबरदस्त फटकार। यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट यूपीएनडी के नेता श्री हिचलेमा ने अत्यंत ध्रुवीकृत जलवायु में पैट्रियोटिक फ्रंट पीएफ के अपने पूर्ववर्ती एडगर लुंगू से लगभग 10 लाख वोटों से अधिक जीत हासिल। मतदान की संध्या पर प्रमुख शहरों में सेना की गश्त, नकली समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए जाहिर तौर पर महीनों पहले अधिनियमित एक साइबर सुरक्षा कानून, चुनाव के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद और स्वतंत्र मीडिया की धमकी ने चुनाव में धांधली की आशंकाओं को और बढ़ा दी। इस आयोजन में देश में 70% से अधिक का रिकॉर्ड मतदान हुआ। विवादास्पद कदम। श्री लुंगू ने अपने शासन का विस्तार करने पर अपनी दृष्टि स्थापित कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह राष्ट्रपति के लिए कानूनी रूप से निर्धारित 2 अवधि की सीमा को दरकिनार कर सकते हैं। दिसंबर 2018 में संवैधानिक अदालत ने पिछले महीने के चुनावों में भाग लेने के लिए श्री लुंगू की पात्रता को बरकरार रखा। इसने कहा कि जनवरी 2015 के उपचुनाव में उत्तरार्ध की चढ़ाई को पूर्ण प्रथम कार्यकाल के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें अपने मृतक पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल की सेवा के लिए चुना गया था। उनका दूसरा उद्देश्य करीबी मुकाबले की स्थिति में हारने के जोखिम को रोकना था। इसके लिए उन्होंने 2 चरणों वाली चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए पिछले साल एक संवैधानिक संशोधन तैयार किया। प्रस्ताव के तहत यदि अधिकतम वोट वाला उम्मीदवार पहले दौर के मतदान में 50% प्लस 1 मतपत्र को साफ करने में विफल रहता है, तो उसे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी का सामना करने के बजाय गठबंधन सरकार का पता लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। विधेयक को संवैधानिक संशोधन के लिए अपेक्षित बहुमत नहीं मिला। इन 2 चालों से कम विवादास्पद नहीं था मतदाता रिकॉर्ड में हेरफेर। चुनाव आयोग ने अगस्त 2021 के चुनावों से ठीक साल पहले तक नए मतदाता रजिस्टरों के संकलन की जटिल कवायद को टाल दिया। देरी ने इस आधार पर कानूनी चुनौती पैदा कर दी कि यह चुनाव के बीच निरंतर पंजीकरण के लिए संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है। चूंकि कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच लाखों मतदाताओं को पंजीकरण के लिए 1 महीने से भी कम समय की अनुमति दी गई थी, नागरिक समाज समूहों ने बड़ी संख्या में नागरिकों के संभावित वंचित होने के बारे में चिंता व्यक्त की। पिछली प्रथा को धत्ता बताते हुए अधिकारियों ने नई नियमावलियों की एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा से इनकार कर दिया। रास्ते में आगे। श्री हिचलेमा बिजनेस टाइकून जाम्बिया के सार्वजनिक वित्त को क्रम में रखने का एक कठिन काम शुरू करते हैं। जैसा कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से एक बेल आउट पैकेज पर बातचीत करती है, वह देश के अनुभवी अर्थशास्त्रियों और केंद्रीय बैंकरों के समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस तरह के सौदे की वकालत है। अफ्रीका में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जाम्बिया पिछले साल लगभग $12 बिलियन के विदेशी ऋण में चूक गया था। सरकार को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद द्विपक्षीय ऋण पर चुकौती की रियायती शर्तों पर G20 पहल से लाभ हुआ। हालांकि निजी बॉन्ड धारकों ने IMF बचाव को अपने घरेलू वित्त के सुधारों के अभाव में ब्याज भुगतान को स्थगित करने की लुसाका की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उन्हें सभी लेनदारों के समान असर पर होने की भी चिंता है, जबकि लुसाका में नई सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के समेकन के साथ संभवतः कोई व्यापार बंद नहीं हो सकता है, जो हाल के वर्षों में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश को दुनिया में सबसे तेजी से नष्ट होने वाले लोकतंत्रों में से एक के रूप में वर्णित किया गया था। श्री हिचलेमा को कार्यालय के लिए वोट देने वाले लाखों लोग उस दाग को जल्द से जल्द मिटाते हुए देखने के लिए काफी उत्सुक होंगे। सत्ताधारी के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बातचीत थी गैरीमाला सुब्रमण्यम जी के साथ, जो कि निदेशक हैं रणनीतिक पहल के इग्निशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज
जिसका टाइटल है पॉपुलेशन डिक्लाइन इन यूरोप। इसका हिंदी में मतलब है यूरोप में जनसंख्या गिरावट। यह आज से 50 साल पहले 3 सितंबर 1971 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। स्ट्रासबर्ग 2 सितंबर। पिछली बार जब आपने वाया वेनेटो के नीचे अपना रास्ता बनाया था या पेरिस शहर में पार्क खोजने की कोशिश की थी तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। लेकिन यूरोप खाली होता जा रहा है। 8 दिवसीय सम्मेलन के लिए एकत्र हुए लगभग 30 देशों के जनसंख्या अध्ययन विशेषज्ञों, जिन्हें जनसांख्यिकी के रूप में जाना जाता है, को कल बताया गया था। हालांकि यूरोप को एक भूत महाद्वीप के रूप में सोचना अतिशयोक्ति हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम जनसंख्या के प्रभाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज के निदेशक मिस्टर जॉर्जेस बुर्जुआ पिचेट ने अपने सहयोगियों से कहा कि कुछ राष्ट्र अर्थात पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और पुर्तगाल वर्तमान जनसंख्या स्तर को बनाए रखने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आने वाली पीढ़ियों का प्रतिस्थापन अनिश्चित था। श्री बुर्जुआ पिचेट ने आंकड़े पेश किए कि 1965 से यूरोपीय जन्म दर में गिरावट आ रही है। सोवियत संघ में गिरावट 1958 में शुरू हुई और पुर्तगाल और हॉलैंड में यह 1963 से शुरू हुई। उन्होंने कहा अन्य जनसंख्या विशेषज्ञों ने कहा कि 1920 से 1960 तक विश्व जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई, जबकि यूरोप की जनसंख्या 31% के साथ बढ़ गई। वर्ष 2000 तक यूरोप विकसित देशों की आबादी का 42% का होगा, जबकि में 53% अधिक शामिल। तो इसी के साथ खत्म होती है। बढ़ते हैं अगली एडिटोरियल की अगली न्यूज, जिसका टाइटल है पुसी फूट एंड लिक्वर बाइकॉट फ्रॉम एन एडिटोरियल। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। ये आज से 100 साल पहले 3 सितंबर 1921 की घटना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पुसी फूट और शराब का बहिष्कार। एक से भारत में पुसी फूट के आगमन के साथ पेय के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को इसके कारण के समर्थन में एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए। श्रीमान डब्ल्यू.ई. जॉनसन अभिशाप से लड़ने में बहुत अनुभव के साथ हमारे पास आते हैं और शायद ही कभी यह हमारे किसी कार्यकर्ता को पाया जाता है। इसलिए विभिन्न कांग्रेस संगठन उनकी यात्रा का पूरा लाभ उठाने के लिए अच्छा करेंगे और उनकी सलाह और सक्रिय सहयोग के लाभ से अपने अभियान को तेज करेंगे। तथ्य यह है कि मिस्टर जॉनसन इस देश में अपने काम के कार्यक्रम से सभी राजनीति को बाहर करने जा रहे हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी सलाह और मदद लेने से रोकने की जरूरत नहीं है, जो सभी हाथों में पूरी तरह से गैर राजनीतिक माना जाएगा। इसका तात्कालिक उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय आत्म शुद्धि निसंदेह इस अभियान को राजनीतिक रंग देने के एक तबकों में प्रयास करें। इसी के साथ ये न्यूज खत्म होती है। एडिटोरियल की सबसे अंतिम न्यूज, जो कि डेटा पॉइंट है। इस डेटा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अगस्त के अंतिम 11 दिन में जो वैक्सीनेशन की एवरेज रेट है वो हाईएस्ट है जब से जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक के आंकड़ों को देख सकते हैं कि एक दिन में लगने वाली डोजेस और उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की खुराकें जिस हिसाब से लगाई जा रही हैं उसको भी ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो और यहाँ पे साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो इंडिया के दोनों पहले और अब की स्थितियों को कंपेयर करके भी बताया गया है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की एडिटोरियल न्यूज समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।